ही नहीं कर पासवान, सकता। अब जल्दी से मेरा रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं कुछ छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आपके साथ। रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? एनडीए के नेता। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन है? बेस्ट चीफ मिनिस्टर अभी तक के मुझे लगता है कई रहे हैं अलग अलग समय में, जिन्होंने किसी एक का नाम लेकर मैं ठीक ये है। जाति करूंगा। ओके, बिहार का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है अब तक का? फिर अगेन इसमें कई नाम रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, मतलब कितने लोग रहे हैं 70 दशक में, कई लोग ऐसे ठीक रहे है, हैं बिहार का जिन्होंने सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, जिसने बिहार का बेड़ा गर्क किया हो? हर किसी की अपनी अपनी भूमिका रही, बट हाँ मैं राजद के बेड़ा दौर गर्क में करने में पर हाँ राजद के दौर में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 90 का वो दशक था जब सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। ठीक है, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? मैं मानता हूं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अब तक का इतिहास का? पुनः मैं मानता हूं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरे प्रधानमंत्री, आई डोंट रियली या थिंक जिस ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल से आप सबसे कम संतुष्ट हो? जिसके कार्यकाल में लिया गया एक फैसला जिसने दशकों तक लोगों को विचलित किया है, इमरजेंसी का एक काला दौर, मैं मानता हूं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया सबसे गलत फैसला। ओके, चिराग पासवान, देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? कई हैं, कई है। इसकी बिहार में ही है या बाहर है? इसकी एक बहुत सहज तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। विपक्षी दल जब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर तथाकथित इंडिया अलायंस की ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें एक मंच पर एक साथ जहां आपको 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी मिलते हैं, तो 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्ट नेता भी आपको उसी मंच पर दिखाई ओके, देते हैं। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने अक्षर से उसका पालन किया। चिराग, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर फिर भी सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? किसे सुनना आपको पसंद है? थोड़ा सा बायोस होके बोलूंगा, मैं खुद अपने पिता का बहुत वो रहा हूं। उनके भाषणों को मैंने बहुत सुना है, बट हाँ अच्छे भाषण सुनने की मैं सोच रखता हूं अलग अलग समय पे, सुषमा जी हों, अटल जी हों, या आज की तारीख में मेरे खुद के प्रधानमंत्री, उनके भाषणों को मैं कई बार सुनता हूं। मिस करते हैं पिताजी को? हद से ज्यादा। उनकी सबसे ज्यादा क्या बात आप मिस करते हैं? एनी लास्ट वर्ड्स ही सेड टू यू? सब कुछ, उनका होना, उनकी बातें, उनका मुझे पुकारना, उनकी क्या बुलाते खुशबू, थे? क्या उनका बुलाते वो थे? ऑरा, हर चीज में क्या कहकर बुलाते थे वो आपको? मेरे घर का नाम दीपू है। दीपू? उसी नाम से बुलाते थे। उनका वो आवाज देकर, और उनका ना देयर वाज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ हिम, यू नो, वो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अलग था बुलाने का, तो वो लहजा, जिस लहजे में बुलाते थे, सब कुछ मिस करता हूँ। आई मिस हिम एवरी सिंगल डे। कुछ कहा था जाते टाइम उन्होंने, कुछ जो अक्सर याद आता हो आपको? भाई बहुत सी चीज़ें उनकी कही हुई, बहुत चीज़ें, बट हाँ उनकी हर सीख ही मेरी हिम्मत बढ़ाती है। कितनी बातें उन्होंने कही थी। एक तो उनका यही कहना कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। जब मैं विपरीत परिस्थिति में होता हूँ, उनकी ये हर बातें, वो ये कहते थे कि आज तुम उम्र के उस दौर में हो जहाँ तुम कड़े फैसले ले सकते हो। कंफर्टेबल जोन में कभी अपने आप को मत रखना, कंफर्टेबल पॉलिटिक्स कभी मत करना। एक दौर आएगा जब तुम अपने आप को उम्र की वजह से कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में ले जाओगे, बट अभी उम्र तुम्हारे साथ है। कड़े फैसले लेना, अपनी सोच वाले फैसले लेना। ओके, देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है चिराग पासवान? बायस हूँ इसको लेकर, बोलिए। बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर किसी ने सही मायनों में दलित विचारधारा, अनुसूचित जाति जनजाति की सोच, उनकी लड़ाई को ईमानदारी से बिना दिखावे के लड़ने का काम किया, तो वो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी। मायावती जी, कांशीराम जी, हर किसी का समय समय पर चंद्रशेखर आजाद आजकल बड़ी चर्चा है उनकी। हर किसी का अपना योगदान रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि पुत्र हूँ, बायस होके शायद ये जवाब दे रहा हूँ, बट हाँ बाबा साहेब के बाद मैं मानता हूँ कि मेरे पिता। ओके, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं? एक विराट शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पुनः समावेशी सोच को मजबूती देने का काम किया। मेरे पिता को उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। उनके माध्यम से मैंने जितना भी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को समझा, जाना, उनकी सोच का मैं हमेशा से मैं प्रभावित रहा हूँ।
और मुझे लगता है आर्थिक नीतियों को लेकर जो उनकी सोच और जो क्लैरिटी रही उनकी, उसने हमारे देश को वो एक ग्राउंड ज़रूर दिया जिस पे आज हम लोग नई इमारतों को खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। ओके, चिराग, हमारे जो पटना के रिपोर्टर हैं सौरभ कुमार, उनका एक सवाल है। सौरभ कुमार ने एक सवाल पूछा है, जरा क्या हम उसे प्ले कर सकते हैं? चिराग जी नमस्ते, मैं पटना से सौरभ। मेरा आपसे दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल यह है मेरा कि आपने बिहार में संकल्प लिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जिन खान ब्रदर्स को आपने अपने पार्टी में शामिल कराया है और जिन पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, तो क्या ये माना जाए कि बिहार में आप अपना संकल्प इन्हीं खान ब्रदर्स जैसे नेताओं के सहारे पूरा करेंगे? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये खान ब्रदर जिनको आपने अपने पार्टी में शामिल कराया है, ये पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से इन्हें हरी झंडी नहीं मिली, तो आपने इन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया है। तो क्या आप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं? ये देख रहे हैं जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना, यही गठबंधन के भीतर जो है दरारें खड़ा करते हैं। बहरहाल कतई किसी को चुनौती देने की मेरी सोच नहीं है। मैं सौरभ भाई को भी बता दूं, मेरी सोच हमेशा से गठबंधन को मजबूती देने की रही। लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करने का प्रयास हमेशा किया है हर गठबंधन में। मेरी जानकारी में कतई ये नहीं था कि कोई दूसरा दल ज्वाइन करने की सोच रख रहा था, नहीं रख रहा था। लगभग साल भर से इन लोगों के साथ, खान ब्रदर्स जिनका इन्होंने जिक्र किया, ये पार्टी की सोच के साथ जुड़ना चाह रहे थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। मैं ये मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जुड़ना चाहता है और एक ईमानदार प्रयास करना चाहता है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, हर उस व्यक्ति को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी को और मजबूती देते हुए अपने संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना के लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आखिरी सवाल चिराग, और इसके बिना तो चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो किसी ना किसी के भतीजे भतीजी होंगे। क्या सारे चाचाओं से भतीजों को बच के रहना चाहिए क्या? भतीजों के लिए कोई सलाह देंगे आप? रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। अच्छा, क्विकली संजीव त्रिवेदी के पास एक सवाल है, जल्दी से माइक दीजिए संजीव को। चिराग जी, आपसे कई युवा बहुत प्रभावित हैं, यहाँ भी और देश में, बिहार में लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आपके ही राज्य में पिछले कई दिनों से इस ठंड में लड़के सड़कों पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी हैं वो, और उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, तो एक ही एग्ज़ाम 2 बार लिया गया है। तो ऐसे में ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए, आप बात करें, क्योंकि अभी तक बीपीएससी कुछ भी उनके रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, राज्य सरकार से भी जितनी भी कोशिशें हुई हैं इस मामले में हल ढूंढने के लिए, वो नहीं निकल पाया है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से, हम लोग छात्रों के साथ हैं। स्टैंड की आपने बात कही, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है, जिसके परिणाम स्वरूप री एग्जामिनेशन की नौबत आई। कंसर्न इस बात को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं और जब आप दूसरी बार कराते हैं तो सर्टेन सेक्शन ऑफ बच्चों के लिए आप कराते हैं, आप पूरे उसके लिए आप दोबारा नहीं कराते, आप एक समूह के लिए आप दोबारा कराते हैं। और ये उस सेंटर का री एग्जामिनेशन था जिस सेंटर को बाद में 22 सेंटर में बाइफर्केट किया गया और सारे बच्चों को अलग अलग बैठा के, अगर इसको मैं सामान्य परिस्थिति में मानूं तो लगभग 22 सेंटर्स में इसका मतलब गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे को कोई भी एडवांटेज ना मिले और सबके पास इक्वल प्लेइंग लेवल ग्राउंड हो, उसके लिए सारी
परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी बीपीएससी की बनती है और सबसे पहले इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए था। इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी और जो भी दोषी हैं, जहां से भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये बात सही है, मेरे खुद के परिवार के कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने आकर मुझे बताया कि कई जगह पेपर्स लेट आए, कई जगह क्वेश्चन पेपर पूरे थे ही नहीं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे वहाँ पे, जिनको बाद में प्रिंट करवा के बुलवाया गया। उदाहरण मुझे यहाँ तक दिए गए कि अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है और वो पेपर सोशल मीडिया पे आ चुका है, एक्स अकाउंट के ऊपर आ गया है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे में किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, ये बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि इसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। गठबंधन के भीतर, क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो ज़रूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता, बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाज़त देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिलता है, जो कि लंबे समय से मैं करता आ रहा हूं। ऐसे में मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह कई बार किया है कि ये पूरा एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से सबका एग्जामिनेशन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सरकार उचित फैसला लेगी, जो भी फैसला होगा वो बच्चों के हित में होगा, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता ज़रूर है।